बीजेपी की बंगाल चुनावों को लेकर आज 2 अहम बैठकें होनी है। पहली कोर ग्रुप की मीटिंग 11 बजे शुरू होगी। उसके बाद पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की 2 दिनों तक चलने वाली बैठक भी शाम को शुरू होगी। उसी में बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावों के लिए पहले 2 चरणों के उम्मीदवारों पर विचार होगा। माना जा रहा है आज या कल बीजेपी पहले 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। इन बैठकों के लिए बंगाल बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में है। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, अध्यक्ष दिलीप घोष, शुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय समेत 6 नेता दिल्ली पहुंचे हैं, जो टिकट बंटवारे को लेकर आज पार्टी नेतृत्व से बात करेंगे। इससे पहले ये नेता कोलकाता में राज्य कमेटी की बैठकों में उम्मीदवारों पर विस्तार से बात कर चुके हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बंगाल और अन्य 4 राज्यों के पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नामों पर फैसला हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक बंगाल बीजेपी की कोर टीम ने हर विधानसभा से 4-5 नाम चुने हैं, जिनमें से आखिरी नाम पर मुहर लगनी है। दूसरे फेज में ही नंदीग्राम की हाई प्रोफाइल सीट भी है, जहाँ से ममता के खिलाफ पार्टी को उम्मीदवार तय करना है। दिलीप घोष ने कहा था कि यहाँ से शुवेंदु अधिकारी के नाम का प्रस्ताव है। उस समिति ने हर एक चुनाव केंद्र के लिए 3, 4, 5 तक नाम तय किया है, जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तक पहुंचेगा और वहां अंतिम निर्णय होगा, घोषणा हो जाएगा। बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को और दूसरे चरण की वोटिंग 1 अप्रैल को होनी है। बीजेपी टीएमसी से पहले नामों का ऐलान करके उस पर इस मामले में बढ़त बनाना चाहती है। अब तक टीएमसी समेत किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इस बार तृणमूल इतना डर रहा है, जो जिनका नाम प्रार्थी लिस्ट का घोषणा कर देंगे वो बाद में बीजेपी में न चला जाए। इसीलिए अभी प्रार्थी लिस्ट घोषणा करने का वादा करके भी, घोषणा करने का निर्णय लेके भी फिर पीछे हट गया। हालांकि माना जा रहा है कि टीएमसी ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों पर फैसला कर लिया है, बस इसका ऐलान होना बाकी है। ममता की हरी झंडी मिलते ही शुक्रवार को सभी 294 सीटों के लिए एक साथ नामों का ऐलान किया जा सकता है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि उनको पार्टी नंदीग्राम में उम्मीदवार बनाए या नहीं, लेकिन वो इस सीट पर ममता को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। शुवेंदु ने वेस्ट मिदनापुर में एक रैली भी की। मोदी जी मोदी जी मोदी जी डाके बिगड़ देता। सूत्रों का कहना है कि ममता 11 मार्च को नंदीग्राम से नॉमिनेशन कर सकती हैं। हालांकि पार्टी के नेता सौगत राय का कहना है कि ऐसे कयास हैं, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आज बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होनी है। इससे पहले कल रात असम को लेकर कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए। आज असम और बंगाल के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने की संभावना है। चुनाव से पहले तमिलनाडु की सियासत में उठापटक देखने को मिल रही है। जयललिता की करीबी रही शशिकला ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया है। शशिकला ने बयान जारी करते हुए कहा कि उनका मकसद कभी पावर या पोजीशन पर जाना नहीं था, लेकिन वो चाहती हैं कि अम्मा की पार्टी पावर में आए। शशिकला ने समर्थकों से अपील की कि डीएमके को सत्ता में नहीं आने देना है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पहली बार आरएसएस पर निशाना साधा। बीजेपी पर तंज कसते हुए सीएम उद्धव ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में शायद शिवसेना नहीं रही होगी, लेकिन बीजेपी भी याद रखे कि आरएसएस भी कभी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं थी। केवल भारत माता की जय के नारे लगाने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। उद्धव ठाकरे ने किसान आंदोलन को लेकर भी सरकार पर हमला किया। उद्धव ने कहा कि किसानों के लिए सरकार कील लगवाती है और चीन दिखता है तो भाग जाती है। उद्धव के बयान पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। फडणवीस ने इसे देश और भारतीय सेना का अपमान बताया। हरियाणा की खट्टर सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में जॉब रिजर्वेशन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य के युवाओं को निजी सेक्टर में 75% आरक्षण मिलेगा, जो 10 साल तक लागू रहेगा। नई रिजर्वेशन पॉलिसी हर कंपनी, फैक्ट्री, औद्योगिक क्षेत्रों पर लागू होगा। इनमें कार, ट्रैक्टर, बाइक, साइकिल और अन्य औद्योगिक इकाइयां भी शामिल हैं। यह कानून 50,000 मासिक वेतन तक की नौकरियों पर लागू होगा। बिल के अनुसार रिजर्वेशन कानून नहीं मानने वाले कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप से टैक्स चोरी के आरोपों में आज भी पूछताछ जारी रहेगी। आयकर विभाग के अधिकारियों ने कल करीब 5.5 घंटे दोनों से पूछताछ की। जांच अधिकारियों की कार्रवाई पुणे, मुंबई में अभी भी चलती रहेगी। कल भी इन शहरों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई थी। ये दोनों हस्तियां इनकम टैक्स को लेकर सवालों के घेरे में हैं। मुंबई और पुणे में करीब 30 ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। बुधवार को तापसी और अनुराग कश्यप से दोपहर बाद पूछताछ शुरू हुई और ये सिलसिला रात करीब 11 बजे खत्म हुआ। यानी 5.5 घंटे तक आयकर विभाग के अधिकारी सवाल दागते रहे। टैक्स चोरी के मामले की जांच के लिए आयकर विभाग की अलग अलग टीमें कार्रवाई कर रही हैं। एक टीम ने तापसी पन्नू से और दूसरी टीम ने अनुराग कश्यप से पूछताछ की। इनसे सबूतों का हवाला देकर लंबी पूछताछ की गई। जांच के दौरान अधिकारियों को जो सबूत मिले उन्हीं के इर्द गिर्द सवालों के जवाब मांगे गए। बताया जाता है कि अनुराग कश्यप के खिलाफ टैक्स चोरी के कई ठोस सबूत मिले हैं। उसके मुताबिक फैंटम फिल्म ने जो कमाई की और जो टैक्स जमा किए वो दोनों मेल नहीं खाते। तापसी और अनुराग कश्यप फिल्म शूटिंग के सिलसिले में पुणे में है, लिहाजा आयकर विभाग के अधिकारी वहीं पहुंचे थे। अनुराग कश्यप के साथ फैंटम फिल्म्स का हिस्सा रहे विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल और मधु मंटेना भी जांच के दायरे में आ गए हैं। लिहाजा बुधवार को आयकर विभाग के अधिकारियों ने इन सबके ठिकानों पर भी छापेमारी की और सबूत जुटाए। विकास बहल के विवाद में आने के बाद कुछ वक्त पहले फैंटम फिल्म्स को बंद कर दिया गया था। फैंटम के साथ साथ कुछ और कंपनियों पर भी शिकंजा कसा गया है। इनमें क्वान, एक्सीड, रिलायंस एंटरटेनमेंट शामिल है। कई अन्य लोगों को भी फैंटम फिल्मों में कर चोरी के संबंध में खोजा जा रहा है। 2011 में अनुराग कश्यप, मधु मंटेना, विक्रमादित्य मोटवानी और विकास बहल ने फैंटम फिल्म्स की स्थापना की थी। अक्टूबर 2018 में कंपनी को बंद कर दिया गया था। सूत्रों का कहना है कि कंपनी और इनकी ओर से दायर रिटर्न मेल नहीं खाते हैं। ये सीधे तौर पर टैक्स चोरी का संकेत है। इस मामले में पहले विभाग की ओर से पड़ताल की गई, फिर सर्च वारंट हासिल किया गया। आयकर विभाग की कार्रवाई पर संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार की निंदा की है। संगठन की ओर से कहा गया कि हम समझते हैं कि ये छापे किसानों का समर्थन करने पर सरकार की बौखलाहट को दर्शाते हैं। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार का घेराव किया, जबकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि एजेंसी अपने हिसाब से काम कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जो एजेंसियां हैं उनको स्वतंत्र ढंग से काम करने देना चाहिए। इस पर सवाल उठाने का कोई फायदा नहीं है। ये सवालों की कोई गिनती है क्या? ये तो सवाल उठाएंगे जब हमारे सुरक्षा बल आतंकवादियों का सफाया करेंगे, तब भी सबूत तो सवाल पूछते हैं। ये जब जो है वो हमारे देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान की रक्षा होती है, तब भी जो है इनको लगता है कि इस पे भी जो है वो कुछ खोट है। तो इसलिए जो एजेंसियां हैं उनको स्वतंत्र ढंग से अपने काम करने देना चाहिए। इस तरह के बेवकूफियों के सवाल से कोई फायदा नहीं। हालांकि विपक्ष ने इन छापों को राजनीति से प्रेरित बताया। निश्चित रूप से जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मामले डराने वाली रफ्तार से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 9,855 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 42 लोगों ने राज्य में कोरोना से अपनी जान गंवा दी। कुछ दिनों से 8,000 मामले रोज आ रहे थे, लेकिन अब ये 9,000 के पार हो गए हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में सतगाड के बाबा विश्वविद्यालय में 56 कर्मचारियों को कोरोना हो गया है। 13 कर्मचारियों के परिवार भी चपेट में आ गए हैं। वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। यहाँ 21 छात्र पॉजिटिव हैं। भारत बायोटेक ने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे जारी कर दिए। कंपनी के मुताबिक ट्रायल के नतीजों में कोवैक्सीन 81% तक असरदार साबित हुई। कोवैक्सीन का कोरोना वायरस के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। ट्रायल के नतीजों का डेटा 25,800 प्रतिभागियों पर किए गए परीक्षण के आधार पर है। ट्रायल आईसीएमआर के साथ साझेदारी में किया गया। कोवैक्सीन की दूसरी डोज देने के बाद लोगों में कोविड-19 को रोकने में 81% तक इसका अच्छा प्रभाव देखा गया। हालांकि अभी क्लिनिकल ट्रायल जारी रहेंगे। भारत बायोटेक के मुताबिक ये वैक्सीन कोरोना के पुराने वेरिएंट के साथ साथ नए वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार है।
लखनऊ के होटल में 9 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कर्मचारियों के संक्रमित होने के बाद होटल के और लोगों की कोरोना जांच करवाई जा रही है। एहतियात के तौर पर होटल की बिल्डिंग को अगले 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। साथ ही सभी कर्मचारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। ये कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में हुए दंगों के दौरान एक व्यक्ति को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार 2 लोगों को बरी कर दिया। अदालत ने सबूतों की कमी की वजह से दोनों को बरी करने का फैसला किया। बाबू और इमरान पर पिछले साल 25 फरवरी को मौजपुर में हुए दंगों में हिस्सा लेने का आरोप लगाया गया था और दंगों के आरोपों से घिरे इन दोनों पर एक एफआईआर में गोली चलाने का आरोप था। हालांकि कोर्ट ने पाया कि कथित पीड़ित ने एक फर्जी पता और मोबाइल नंबर दिया था और उसने किसी भी पुलिस अधिकारी को कभी कोई बयान नहीं दिया था। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर अंसारी को अंतरिम राहत दिए जाने के खिलाफ यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अंतरिम राहत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। आज इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। आज भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है। इसी मैदान पर भारत ने पिछले मुकाबले में इंग्लैंड को 2 दिन के अंदर करारी शिकस्त दी थी और मुकाबला 10 विकेट से जीता था। भारत सीरीज में 2-1 से आगे है और इस मैच को जीतकर टीम इंडिया सीरीज में अपनी हैट्रिक पूरी करने उतरेगी। मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पिच पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है। कोहली ने कहा कि 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 दिन में टेस्ट हार गए थे, तब किसी ने कुछ नहीं बोला था। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोहली ने पिच को लेकर सवाल खड़े करने वालों पर जमकर निशाना साधा। कोहली ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैच कितने दिन में खत्म होता है। अंतिम टेस्ट में एक बार फिर स्पिन के अनुकूल पिच पर इंग्लैंड के खिलाफ अपना दम दिखाने के लिए तैयार विराट ब्रिगेड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के लक्ष्य के साथ उतरेगी। अगर विराट कोहली की टीम अंतिम टेस्ट ड्रॉ भी करा लेती है तो जून में लॉर्ड्स में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना लेगी। न्यूजीलैंड की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। इंग्लैंड की टीम फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है, लेकिन अगर अंतिम टेस्ट में जीत दर्ज करती है तो फिर भारत को भी खिताबी मुकाबले से बाहर कर देगी और टिम पेन की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मुकाबले में खेलने का मौका मिलेगा। इंडियन प्रीमियर लीग के 2021 के सीजन से पहले ऑस्ट्रेलियाई धुरंधर ग्लेन मैक्सवेल ने बड़ा धमाका किया है। मैक्सवेल ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के तीसरे मैच में 31 गेंद में 70 रन जड़ दिए। मैक्सवेल ने न्यूजीलैंड के गेंदबाज जिमी निशाम को खास तौर पर निशाने पर लिया। उन्होंने निशाम के एक ओवर में 28 रन बनाए। मैक्सवेल ने निशाम के इस ओवर में 4 चौके और 2 छक्के लगाए। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी राजस्थान के जालोर जिले में एक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे, जहां उन्हें देखने के लिए जुटी भीड़ बेकाबू हो गई। धोनी के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई और कार्यक्रम में भगदड़ का माहौल हो गया। इसके बाद सुरक्षा कारणों से धोनी को तुरंत लौटना पड़ा। बेकाबू होती भीड़ को पुलिस ने शांत कराने की कोशिश की। लोगों के नहीं मानने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।